जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हमने अब तीसरी एमिशन पढ़नी है। हमारा पिछले टॉपिक के साथ ये लिंक चलता आ रहा है न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन का। हमने अल्फ़ा एमिशन पढ़ लिया, बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन कैप्चर पढ़ लिया, और तीसरे नंबर पर हमने पढ़ना है गैमा डिके या गैमा एमिशन। ये क्या होती है देखिए बच्चों, गैमा रेडिएशंस आप जानते हैं कि गैमा रेडिएशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़ हैं, जैसे एक्सरेज होती हैं बिल्कुल इसी तरह से होती हैं। इन पर कोई चार्ज नहीं होता, इनका चार्ज भी ज़ीरो होता है, इनका एटॉमिक मास भी ज़ीरो होता है। ठीक है, ये न्यूट्रल्स होते हैं बच्चों, न्यूट्रल। ये न्यूट्रल रेडिएशंस हैं, इन पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, नो इफ़ेक्ट। जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं ये किसी तरफ नहीं मोड़ने वाली। नो इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जितना मर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ये भी किसी चीज़ को अगर डिफ्लेक्ट करते हैं ना तो वो चार्ज वाली होनी चाहिए। चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करेंगे, तो गैमा रेडिएशंस पर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल्स होती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इन पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में कोई इफेक्ट नहीं। अच्छा, ये कोई पार्टिकल्स नहीं है, दीज आर रेडिएशंस, दीज आर फोटोन्स, ये रेडिएशंस हैं। ये कैसे निकलती हैं? अब हम ये तो नहीं कह सकते कि न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन निकले, न्यूट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन्स निकले। बच्चों वो और चीज़ें हैं, गैमा रेज वो नहीं है। गैमा रेज क्या है? कहता है न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी स्टेट्स होती हैं बच्चों। न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी स्टेट्स होती हैं। जैसे न्यूक्लियस के बाहर एनर्जी स्टेट्स होती हैं, ऐसे न्यूक्लियस के अंदर भी शेल्स होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं। ऐसे जो न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है बच्चों, जो न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा, देखो ना, अनस्टेबल न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्शन होती है। उस रिपल्शन के बावजूद क्या होता है, उस रिपल्शन की वजह से प्रोटॉन न्यूक्लियस को तोड़ता है और बाहर निकलता है। प्रोटॉन जब निकलता है वो न्यूट्रॉन से टकराता है, कभी न्यूट्रॉन टूटता है, कभी प्रोटॉन टूटता है, कभी न्यूट्रॉन प्रोटॉन बाहर निकल आते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि ना प्रोटॉन टूटता है, ना न्यूट्रॉन टूटता है, ना प्रोटॉन न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं, बस टकराने की वजह से ना कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पर शिफ्ट हो जाते हैं। बच्चों न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी स्टेट्स होती हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे न्यूक्लियस के बाहर एनर्जी स्टेट्स होती हैं। जो न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा उसमें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो अनस्टेबल है, वो न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है, उसमें कुछ भी हो सकता है। उसमें प्रोटॉन्स रिपल्शन के बाद न्यूक्लियस को तोड़ के बाहर भी निकल सकते हैं, उसमें न्यूट्रॉन बाहर निकल सकता है, प्रोटॉन टूट सकता है, न्यूट्रॉन उसमें टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। और कभी ऐसा भी होता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन टूटता नहीं है, बल्कि इनके टकराने की वजह से ना ये न्यूक्लियस एक्साइट कर जाता है, न्यूक्लियस एक्साइटेड। बच्चों जैसे एटम एक्साइट करता है, ऐसे न्यूक्लियस भी तो एक्साइट कर सकता है। उस न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं, जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, वो लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में शिफ्ट हो जाते हैं। इसको कहते हैं न्यूक्लियस एक्साइट हो गया। अच्छा, जब न्यूक्लियस एक्साइट होता है तो जारी बात है बच्चों, जारी बात है कहीं ना कहीं से एनर्जी मिली थी, उसके न्यूक्लियॉन्स लो एनर्जी से हाई एनर्जी वाली स्टेट में चले गए जो न्यूक्लियस के अंदर है। अच्छा, अब इन्होंने वापस तो आना है ना, क्योंकि कोई भी एलिमेंट जब अपनी होम ग्राउंड को छोड़ता है, अपनी ग्राउंड ऑर्बिट को छोड़ता है, तो उसने वापस भी लाके आना होता है। जब ये न्यूक्लियॉन्स वापस आते हैं ना, जब ये न्यूक्लियस डी एक्साइट होता है, तो इस प्रोसेस में एक एनर्जी की रेडिएशंस निकलती हैं और उसको हम कहते हैं गैमा रेज। तो बच्चों याद रखना फिर, गैमा रेज किस प्रोसेस से निकलती हैं? तो आंसर है न्यूक्लियर ट्रांजिशन। ट्रांजिशन जानते हैं ना, एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन के लिए मुश्तरका लफ्ज़ ट्रांजिशन का यूज़ करते हैं। न्यूक्लियस के ट्रांजिशन से जो रेडिएशंस निकलती हैं उन्हें गैमा रेज कहते हैं। बच्चों गैमा रेज इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन से नहीं निकलती, इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन से, वो एल से इलेक्ट्रॉन के में आए, एम से के में आए, इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन से एक्स रेज निकलती हैं। ये सवाल भी आता है एंटी टेस्ट में, बोर्ड में भी आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्स रेज एंड गैमा रेज? एक्स रेज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से निकलती हैं, ये जो एक्स रेज होती हैं इनका ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन।
और गैमा रेज का ताल्लुक न्यूक्लियर ट्रांजिशन से होता है बच्चों। न्यूक्लियस के अंदर ट्रांजिशन होगी तो गैमा रेज होगी, और अगर न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स में ट्रांजिशन होती है, इलेक्ट्रॉन्स लो एनर्जी ऑर्बिट से हाई में जाते हैं या हाई एनर्जी ऑर्बिट से लो में जाते हैं, तो इस प्रोसेस में जो रेडिएशंस निकलती हैं वो एक्सरेज हैं। तो एक्सरेज का ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से, गैमा रेज का ताल्लुक न्यूक्लियर ट्रांजिशन। तो फिर हम लिख सकते हैं गैमा रेज में ना कोई प्रोटॉन में कमी ज़्यादा होती है, ना न्यूट्रॉन कम ज़्यादा होता है। गैमा रेज क्या है, ये आपके पास एक न्यूक्लियस है ZA, ये एक्साइटेड है, ये मैंने स्टार बनाया, स्टार का मतलब इट इज़ एक्साइटेड, ये न्यूक्लियस एक्साइटेड है। ये न्यूक्लियस आपके पास क्या है, ये न्यूक्लियस एक्साइटेड है। अच्छा, अगर ये न्यूक्लियस एक्साइटेड है तो कभी कभी ये न्यूक्लियस अपनी ग्राउंड स्टेट पर वापस आएगा, कभी तो डी एक्साइट होगा ना। जब न्यूक्लियस अपनी ग्राउंड स्टेट पर वापस आएगा, ये न्यूक्लियस अपनी ग्राउंड स्टेट पर वापस आया Z और A, इस प्रोसेस में हमें जो चीज़ मिली रिज़ल्ट में वो गैमा रेज। ठीक है जी। तो न्यूक्लियर ट्रांजिशन से न्यूक्लियस एक्साइट होता है, जब कभी न्यूक्लियस एक्साइट हो, दोबारा जब वो डी एक्साइट होगा, जब उसके न्यूक्लियॉन्स हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पर वापस आएंगे, तो इस प्रोसेस में हमें जो रेडिएशंस निकली हैं वो हमें आउटपुट में हमें गैमा रेज मिलेंगी। तो गैमा रेज, गैमा इमिशन से, गैमा रेडिएशंस के निकलने से ना एटॉमिक नंबर पर फ़र्क पड़ता है, ना एटॉमिक मास पर फ़र्क पड़ता है। एलिमेंट चेंज नहीं होता, बीटा और अल्फ़ा एमिशन से एलिमेंट बदल जाता है, पेरेंट एलिमेंट और होता है, डाटर और होता है। गैमा एमिशन से, गैमा डिके से कुछ नहीं होता, पेरेंट एलिमेंट वही होता है गैमा, और डाटर एलिमेंट भी वही होता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चल, अभी तक जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसके एक्सरसाइज से रिलेटेड जो सवाल हैं वो भी हम ज़रा अभी साथ ही कर लेते हैं। तो बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन तो एक ही है 21.2 वाला, और वो मैंने आपको उसका आंसर अभी बड़ी डिटेल में बता भी दिया है। 21.2 वाला, हैवी न्यूक्लियस अनस्टेबल क्यों होते हैं? हाँ जी, हैवी न्यूक्लियस अनस्टेबल, वाई? हैवी न्यूक्लियस आर अनस्टेबल, हैवी न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं, क्यों होते हैं? ये 21.2 वाला है। तो हमने पीछे बच्चों रीज़न पढ़ी है, जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है, दो वजूहात। नंबर 1, एक तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है। हाँ, न्यूक्लियस को जोड़ने वाली, न्यूक्लियस को बाउंड करने वाली जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी है, उस हवाले से जो एनर्जी चाहिए वो कम होती है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है। नंबर 2 हमने पढ़ा था, उनकी न्यूक्लियर फोर्स ना, न्यूक्लियस का साइज़ बड़ा होने की वजह से दूर दूर वाले जो पार्टिकल्स हैं, जैसे दूर दूर वाले जो प्रोटॉन होते हैं, उनमें न्यूक्लियर फोर्स नहीं होती है, वो कम हो जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस टूट जाता है। तो ये रीज़न है कि हैवी न्यूक्लियस अनस्टेबल क्यों होते हैं। अच्छा, एक शॉर्ट क्वेश्चन तो अभी एक ही था जो हमने टॉपिक पढ़े। हाँ, कुछ न्यूमेरिकल बनते हैं, बाइंडिंग एनर्जी का न्यूमेरिकल ये मैंने आपको करवाया था, हीलियम वाला एक हमारा न्यूमेरिकल है, ट्रीटियम वाला मैं हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, बाकी आप खुद ही करेंगे। हाँ जी, न्यूमेरिकल में है 21.1 न्यूमेरिकल है। इसमें उसने हमें कौन कौन सी चीज़ें दी हैं? उसने ना हमें दिया है ट्रीटियम, ये H13, इसका ना उसने हमें पूरे न्यूक्लियस, ट्रीटियम के न्यूक्लियस का, H13 के न्यूक्लियस का साइज़ दिया है, और वो साइज़ उसने में दिया एटॉमिक मास यूनिट में 3.01604 एटॉमिक मास यूनिट, ये गिवन डाटा दिया उसने हमें। उसने कहा है कि ट्रीटियम की बाइंडिंग एनर्जी निकालो। सारी बात है, जब इसकी बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है तो उसके लिए पहले मास डिफेक्ट चाहिए, फिर बाइंडिंग एनर्जी चाहिए, तो बड़ा आसान है बच्चों। ट्रीटियम H13 है, ट्रीटियम में प्रोटॉन कितना है? ये देखें नीचे 1 है ना, इसमें 1 प्रोटॉन है, और इसमें न्यूट्रॉन कितने? 3 - 1, 2 न्यूट्रॉन है। तो आप जानते हैं प्रोटॉन का मास क्या होता है? मास ऑफ प्रोटॉन बच्चों एटॉमिक मास यूनिट में हम जानते हैं 1.00726 एटॉमिक मास यूनिट, और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? न्यूट्रॉन का मास होता है 1.00866, हाँ जी, 5 एटॉमिक मास यूनिट। जी बच्चों, सबसे पहले आपने बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ट्रीटियम हमने निकालनी है H13।
सोल्यूशन। सबसे पहले तो मैस डिफेक्ट निकालो ना। तो मैस डिफेक्ट कैसे निकलेगा? आप जानते हैं टोटल मैस ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल मैस ऑफ ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस एक्सपेरिमेंटल मैस ऑफ न्यूक्लियस, ट्रीटियम का न्यूक्लियस, डेल्टा M इज़ इक्वल टू, एक ही प्रोटॉन है बच्चों, Z1 है, न्यूट्रॉन 2 है। हाँ जी, अगर एक ही प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन का मैस कितना होगा? तो आंसर है एक ही प्रोटॉन है 1 × 1.00727 एटॉमिक मैस यूनिट प्लस 2 न्यूट्रॉन है। एक न्यूट्रॉन का मैस कितना होता है? 1.008665 मैस। और एक्सपेरिमेंटल मैस कितना है ट्रीटियम का? ये ऊपर दिया हुआ है 3.01649 एटॉमिक मैस। इसको सोल्व करेंगे तो डेल्टा एम पता कितना निकलेगा? डेल्टा एम निकलेगा 0.00855। और बच्चों मैंने आपको बताया था अगर मैस डिफेक्ट म्यू में निकल आए ना तो फिर बाइंडिंग एनर्जी निकालना बड़ा आसान काम है। आप जानते हैं 1 म्यू की बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मशहूर चीज़ है, कल पढ़ा था अभी पीछे लेक्चर में। तो बाइंडिंग एनर्जी फिर लिख सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल, और 1 म्यू की इतनी है तो ये कितने म्यू है? 0.00855, 0.00855 ज़रब 1 म्यू की कितनी है? 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनको ज़रब देंगे तो आंसर कितना निकलेगा? तो ये आंसर निकलेगा 7.97 मिलियन या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गया। तो वही है जैसे हमने पीछे किया था, ये न्यूमेरिकल उसी तरह से है। तो बाइंडिंग एनर्जी निकालनी थी तो पहले मैस डिफेक्ट निकाल लेंगे ट्रीटियम का, फिर उसकी बाइंडिंग एनर्जी निकलेगी। अच्छा, अब उसके बाद दूसरा और कौन सा हमारे सिलेबस में न्यूमेरिकल है? पहला भी है, दूसरा अभी हमने टॉपिक नहीं पढ़ा, कल पढ़ेंगे हाफ लाइफ वाला। तीसरा, हाँ तीसरा टॉपिक अभी हमने पढ़ा है। तीसरा न्यूमेरिकल है 21.3 वाला। ये क्या है? उसने क्या था? एलिमेंट प्रोटेक्टेनियम। प्रोटेक्टेनियम, ये प्रोटेक्टेनियम एक एलिमेंट है, प्रोटेक्टेनियम। इसका एटॉमिक नंबर होता है 91, एटॉमिक मैस इसका होता है 234। यस, ये अनस्टेबल है और इससे बीटा एमिशन होती है, इससे बीटा एमिशन होती है। 91 है ना, अनस्टेबल तो है, 82 से ऊपर वाले अनस्टेबल होते। अच्छा, इसकी कुछ हाफ लाइफ दी है जो कि हमें नहीं चाहिए, 6.66 आवर्स, छोड़ दें। उसने क्या? स्टेट न्यूक्लियर रिएक्शन एंड डाटर न्यूक्लियर। कहता है इसका रिएक्शन बताओ और डाटर न्यूक्लियर बताओ। लो जी, बड़ा आसान है। इस प्रोटेक्टेनियम में से बीटा एमिशन हुई है, जब वो खाली बीटा कहे ना तो ये अंडरस्टूड बीटा माइनस होता है। मतलब खाली बीटा एमिशन का मतलब बीटा नेगेटिव होता है। लो जी, इस प्रोटेक्टेनियम में से बीटा नेगेटिव निकल आया, E-1 इलेक्ट्रॉन्स है ना, -1 0। मैंने बताया हुआ है अगर माइनस निकले तो एटॉमिक नंबर प्लस होगा, प्लस। बीटा नेगेटिव है तो एटॉमिक नंबर प्लस है, बीटा पॉजिटिव है तो एटॉमिक नंबर माइनस है जी। अब बीटा नेगेटिव है तो एटॉमिक नंबर प्लस होगा। ये 91 है, 91 में एक जमा करें तो 92 होगा। बच्चों ये पढ़ा था ना आपने, अगर बीटा नेगेटिव निकलेगा तो एलिमेंट पेरेंट एलिमेंट है, जो डाटर एलिमेंट बनेगा उसका एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाएगा, एटॉमिक मैस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एटॉमिक मैस वही रहेगा उसका, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें जो एलिमेंट है उसका क्या बनेगा? 91 है, 92 हो जाएगा, एटॉमिक मैस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 234। और 92 वाला एलिमेंट कौन सा है पीरियोडिक टेबल में? तो आंसर है पीरियोडिक टेबल में 92 वाला एलिमेंट होता है बच्चों यूरेनियम, मशहूर एलिमेंट। अक्सर कहते हैं सारी यूरेनियम का एटॉमिक मैस तो 238 होता है बच्चों, 238 हो, 239 हो, 237 हो, 236 हो, ये सारे यूरेनियम के आइसोटोप्स हैं। मेन चीज़ 92 है। ये 92 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में यूरेनियम है, मशहूर सबसे बड़ा एलिमेंट, सबसे आखिरी एटॉमिक नंबर 92, ठीक है जी। तो इसमें ये पेरेंट न्यूक्लियस ही है, पेरेंट एलिमेंट। और डाटर एलिमेंट कौन सा है? यूरेनियम डाटर एलिमेंट है। हाँ जी, उसके बाद हमारा न्यूमेरिकल है चौथा भी रहने दे, रिएक्शंस की एनर्जी निकालनी है, ये भी हमने नहीं किया। पांचवा भी एनर्जी एसोसिएटेड, मेरा ख्याल ये भी हमने नहीं किया।
छठा देखिए, छठा है आपके पास 21.6। उसने क्या, यूरेनियम को 2 दफ़ा डिके करो अल्फ़ा मिशन, 2 अल्फ़ा निकले यूरेनियम में से। कौन सा यूरेनियम है? यूरेनियम 233 है। ये यूरेनियम 92 233, इससे निकलने हैं 2 अल्फ़ा। पीछे क्या एलिमेंट बचेगा वो बताना है। तो कोई मसला नहीं, 2 अल्फ़ा निकालो ज़रा। 2 हीलियम पार्टिकल, ऐसे दोनों साइडें बराबर होनी चाहिए बच्चों। अब देखें ना, इसमें से ये निकल गया 2 ज़रब 2 4। यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा उसका एटॉमिक नंबर 4 कम होगा, 4। 92 में से 4 कम करो 88, 2 ज़रब 4 एटॉमिक मैस पर आ जाए, 2 ज़रब 4 8 है। इधर जो एलिमेंट आएगा उसका एटॉमिक मैस 8 कम होगा, 233 माइनस 8 225। और ठीक है ना, देखो 92 है, 88 जमा 4 ये 92 ही होता है, 225 जमा 8 ये आपके पास कितना होगा? 233 ही होगा। 88 वाला जो एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में, वो एलिमेंट कौन सा है? तो आंसर है वो एलिमेंट होता है रेडियम। रेडियम, उस एलिमेंट का नाम है रेडियम। ठीक है ना बच्चों। और एक यूरेनियम में से निकलेगा अल्फ़ा पार्टिकल, तो एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा, 90, फिर एक और निकलेगा, फिर 2 कम 88 होगा। यानी यूँ समझ लो ना, ये आपके पास एक एलिमेंट है ZA, अगर इसमें से 2 अल्फ़ा पार्टिकल्स निकले ना, 2 अल्फ़ा, ऐसे लिख लो, H24 जमा He24, ये 2 निकला है। पीछे देखें, अब जो एलिमेंट बनेगा उसका एटॉमिक नंबर 4 कम हो जाएगा, 2 जमा 2 4, उसका एटॉमिक मैस 8 कम होगा, 4 जमा 4 8, ये एलिमेंट। और यहाँ पर वो एलिमेंट कौन सा बना है? तो आंसर है वो एलिमेंट बना है रेडियम। रेडियम का एटॉमिक नंबर बच्चों कितना है? रेडियम का एटॉमिक नंबर 88 है, इसका एटॉमिक मैस कितना है? 225। ठीक है, तो ये एक हमारा न्यूमेरिकल। अच्छा बच्चों, एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर आती है इसी टॉपिक से रिलेटेड, बड़ी आसान सी एग्जाम्पल है, बाइंडिंग एनर्जी वाली। देखो, हीलियम का टॉपिक के अंदर उसने दी थी एग्जाम्पल, हीलियम की एग्जाम्पल टॉपिक के अंदर आई थी। एक टॉपिक के दरमियान में एक और एग्जाम्पल थी ड्यूट्रियम वाली। उसमें आपसे कहा गया था ये जो ड्यूट्रियम होता है ना, ड्यूट्रियम H12, ये ड्यूट्रियम, इसका डेल्टा M भी निकालना है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी भी निकालनी है। बच्चों वही तरीका है, पहले डेल्टा M निकालेंगे। डेल्टा M का फार्मूला क्या है? डेल्टा M इज़ इक्वल, अब देखिए ड्यूट्रियम में एक ही प्रोटॉन है, प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं? 2 माइनस 1। एटॉमिक मैस में से एटॉमिक नंबर माइनस करें, वो न्यूट्रॉन होते हैं, 2 माइनस 1, एक ही न्यूट्रॉन है। तो सम ऑफ मैस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन माइनस एक्सपेरिमेंटल मैस ऑफ ड्यूट्रियम न्यूक्लियस H1। तो बच्चों H12 पूरे न्यूक्लियस का मैस उसने दिया है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मैस आपको आना चाहिए, दोनों को जमा करें माइनस करें, डेल्टा M निकलेगा, डेल्टा M को C² से ज़रब दे दें, बाइंडिंग एनर्जी निकल आएगी। ठीक है, तो जहाँ तक ये हमारे टॉपिक बच्चों कंप्लीट हुए हैं, तो मैंने बच्चों बड़ी डिटेल में आहिस्ता आहिस्ता करके आपको बाइंडिंग एनर्जी का भी सारा टॉपिक समझाया है और रेडियो एक्टिविटी भी समझाया है। आपने इसको इसी तरह से अच्छे तरीके से इनको याद करना है। ये बच्चों बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, MCQs के लिहाज से, ये एंटी टेस्ट के लिहाज से, शॉर्ट के लिहाज से, ये टॉपिक छोड़ने नहीं हैं। भले कि आप 21वें चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन ना करो, लेकिन 21वें चैप्टर में से शॉर्ट तो करने हैं, MCQs तो करने हैं, एंटी टेस्ट तो आना ही है इसमें से, तो उस नज़रिए से इसको सीखना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको बेस्ट टॉपिक समझा दिए हैं, सारे पॉइंट्स उसके मैंने एस्पेक्ट आपको बता दिए, तो आपने इसको ज़हन में रखना है। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह मिलेंगे अगले लेक्चर में हाफ लाइफ में, तो उस वक्त के लिए आपने अपना ख्याल रखना है जी। अल्लाह हाफिज़।